खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। विश्वनाथ ने अपने घर में बगिया लगाई हुई थी। एक आम पर कच्ची कैरियां लदी थी। गरीब घर के मोहित और राधिका ने कैरियां तोड़कर खा ली। यह देखकर विश्वनाथ को अपना बचपन याद आ गया, जब वे किसी को अपने मकान के पेड़ से फल नहीं तोड़ने देते थे। क्या उन्होंने मोहित और राधिका को सजा दी? विश्वनाथ पटना शहर में बने आलीशान घर में अकेले ही रहते थे। उनके बच्चे विदेश में अपनी ही दुनिया में मस्त थे। विश्वनाथ ने अपने आप को बिजी रखने के लिए घर के पिछले हिस्से में कई तरह के फलदार पेड़ लगा रखे थे। विश्वनाथ सुबह सुबह रोजाना 1 घंटा बगिया में काम करते थे। उनकी मेहनत रंग लाई। इस बार आम का पेड़ कैरियों से लद गया था। झुग्गियों में रहने वाले मोहित और राधिका कॉलोनी में लोगों की कारों की सफाई करने का काम करते थे। एक दिन दोपहर में वे दोनों जब विश्वनाथ के घर के पिछवाड़े में लगे आम के पेड़ की छांव में सुस्ताने बैठ गए तो उनका ध्यान ऊपर गया। कच्ची कैरियों को देखकर राधिका का मन ललचा गया। मोहित, मेरे लिए कि एक आम तोड़ दो। नहीं, किसी से बिना पूछे फल नहीं लेते, मोहित बोला। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे पूछने से तुझे तोड़ने देंगे। इतना ही खाना जरूरी है तो खरीद कर क्यों नहीं खाती? मोहित, मैं तुझे धन्ना सेठ नजर आती हूँ क्या? इतना कमा लेती तो दुकान से बढ़िया कपड़े न खरीद लेती। बाल्टी उठा उठा कर कमर दोहरी हो जाती है, तब कहीं 10-20 रुपए हाथ आते हैं, उनको भी माँ को देना पड़ता है। तब कहीं मेरे घर चूल्हा जलता है। राधिका, मेरा भी तो यही हाल है, वरना कसम से खरीद कर खिला देता तुझे कच्ची कैरी। चल चल, तू तो रहने ही दे, तुझसे ना हो पाएगा, मैं ही कुछ करती हूँ। राधिका ने इधर उधर नजर दौड़ाई। उसे एक लकड़ी दूर पड़ी हुई दिखाई दी। वह उसे उठाकर ले आई और निशाना साध कर लकड़ी फेंकी, पर वह कैरी तक पहुंच ही नहीं पाई। राधिका गुस्से में मुंह फुलाकर वहां से चल दी। ओह राधिका, कहाँ चल दी? जहन्नुम में। रुको जरा, मैं भी आ रहा हूँ। ओह तुम भी ना। तुम मेरे पीछे मत आओ, यह सड़क तुम्हारी नहीं है, सभी के लिए बनी है। ओहो ठीक है, अब यह फिक्र जताने की नौटंकी मेरे सामने मत करना, वरना कट्टी राधा रानी गुस्सा थूक दो। चलो, मैं तुम्हें उसी पेड़ से कैरी तोड़ देता हूँ। सच में देगा? झूठ तो नहीं बोल रहा? चलो ना, तोड़ कर दूं, तब कहना। राधिका मुड़कर फिर पेड़ के नीचे पहुंच गई। मोहित ने डंडा उठाकर कई बार कैरी पर निशाना साधा और जोर से डंडा फेंक कर मारा। झट से 2 कच्चे आम राधिका की झोली में आ गिरे। राधिका खुशी से नाच उठी और वहीं बैठकर आम खाने लगी। मुझे भी तो दे दो आम, अकेले ही खा जाएगी क्या? मरा क्यों जा रहा है? लड़कियां कच्चे आम खाती हैं, लड़के नहीं खाते। तुझसे किसी ने कहा है कि लड़के कच्चे आम नहीं खाते? मेरी माँ भाई को खाने से मना करती हैं। वैसे तेरा भी अभी कच्चे आम खाने का समय नहीं आया है। 16 वर्ष की राधिका का मुंह शर्म से लाल हो गया। चल हट बेशर्म कहीं का। पास बैठे मोहित ने राधिका के माथे पर हवा से लहराती बालों की लट को आहिस्ता से अपने हाथों से संवार दिया। राधिका ने मोहित को धीरे से धक्का दिया। दूर से बात करो, और दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। मोहित और राधिका उठकर झुग्गियों की तरफ बढ़ गए। विश्वनाथ कुछ देर पहले बगिया में आए थे और दोनों को बातें करते देख पेड़ की ओट में हो गए। उनकी तरफ दोनों की पीठ थी, इसलिए वे उनका चेहरा नहीं देख पाए। वे मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। अगले दिन विश्वनाथ दोपहर में बार बार खिड़की से झांक कर देख रहे थे कि अब वह लड़का आए और देखें कौन है, लेकिन उस दिन कोई नहीं आया। अगले दिन विश्वनाथ बगीचे में टहल रहे थे कि तभी आम के पेड़ पर हलचल हुई। वे एक पेड़ की आड़ से देखने लगे। लड़के ने डंडी मारी और कुछ आम जमीन पर गिर पड़े। साथ खड़ी लड़की ने लपक कर वे उठा लिए। अब अक्सर वे दोनों उसी आम के पेड़ के नीचे समय बिताते नजर आते।
विश्वनाथ को मोहित में अपना पोता नजर आता था। उन्हें दूर से देख कर ही मन को एक अजीब सी शांति मिलती थी। एक दिन बरामदे में बैठे विश्वनाथ सोचने लगे, आज से 40 साल पहले वे पिताजी के साथ कानपुर में रहते थे। रेलवे के क्वार्टरों में पीछे बगीचा था। घर रेलवे स्टेशन के पीछे ही बना था, तो रेल की पटरियों पर कबाड़ बीनने वाले बच्चे घूमते हुए आते और दोपहर में मौका पाकर फल तोड़ लिया करते। पिताजी से शिकायत करते तो वे यही कहते, खाने की चीज़ है, खाने दो, बेचारे खरीद कर तो नहीं खा सकते। विश्वनाथ को इस बात पर बहुत गुस्सा आता था। वे भुनभुनाते हुए पढ़ने बैठ जाते, लेकिन उनका ध्यान अमरूद के पेड़ पर ही रहता और जब भी वे बच्चों को देखते उन्हें भगा कर ही दम लेते। एक दिन पिताजी ने विश्वनाथ को टोका, विशु, अमरूद पक कर गिरते जा रहे हैं, तुम भी इतना खाते नहीं हो, बेचारे बच्चों को ही खाने दो। लेकिन विश्वनाथ को तो जिद हो गई थी कि इन बच्चों को नहीं खाने देना है। नतीजतन अमरूद पक पक कर गिरने लगे और सड़ने लगे। पिताजी ने तुड़वा कर पड़ोसियों को देने के लिए कहा तो विश्वनाथ को वह भी पसंद नहीं आया। तब पिताजी ने कहा, बेटा, बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं। लेकिन विश्वनाथ को समझ में कुछ नहीं आता था। वे गुस्से से पैर पटकते हुए अंदर चले जाते और फल की टोकरी उठाकर बेमन से सभी पड़ोसियों को बांट आते थे। पर आज बच्चों को फल तोड़ते देखकर विश्वनाथ को गुस्सा नहीं आया। पिछले कुछ दिनों तक बच्चे पेड़ के पास दिखाई नहीं दिए। विश्वनाथ का मन बेचैन रहा। इस बीच आम पक गए थे। आज ही माली ने सुबह तोड़कर रख दिए। विश्वनाथ ने माली के साथ पड़ोसियों को आम बंटवा दिए और कुछ माली काका को दे दिए। कुछ आम उन बच्चों के लिए भी रखवा लिए। माली काका, अगर आपको एक लड़का और लड़की साथ में दिखाई दें तो उन्हें घर बुला लेना। जी साहब, नज़र आए तो ज़रूर बुला लेंगे, कहकर माली निराई गुड़ाई करने लगा। राधिका, एक भी आम पेड़ पर नहीं है, मोहित ने कहा। यह देख माली काका, हमें यहाँ देख लेंगे तो पकड़े जाएंगे, चल जल्दी, राधिका बोली। आवाज़ सुनकर माली ने पीछे मुड़कर देखा और बोले, यहाँ आओ। जी, हमने कोई आम नहीं तोड़ा है, मोहित ने कहा। अरे, तुम दोनों को हमारे साहब बुला रहे हैं, अंदर आ जाओ। मोहित, मत जाना, दाल में कुछ काला है, राधिका मोहित के कान में फुसफुसाई। जो होगा देखा जाएगा, ओखली में सिर दिया है तो डरना क्या। मोहित, आज बड़ी कहावतें याद आ रही हैं, अगर मार पड़ी ना तो नानी भी याद आ जाएगी। मोहित और राधिका डरते हुए माली काका के पीछे पीछे चल दिए। घर में घुसे तो बैठक में एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने एक साथ दादाजी नमस्ते कहा। विश्वनाथ ने उन दोनों को बैठने का इशारा किया। राधिका अपने कपड़े समेटकर जमीन पर बैठ गई, जबकि मोहित अभी भी खड़ा हुआ था। मोहित, यही नाम है ना तुम्हारा? जी हाँ, मेरा नाम मोहित है। आपको कैसे पता चला? आम के पेड़ पर बने दिल में लिखा देखा था। तुम दोनों का नाम। राधिका और मोहित शर्मा गए। शर्माओ मत, बैठ जाओ। मोहित भी राधिका के पास बैठ गया। माली काका, इन बच्चों को आम काट कर खाने को दो। जी मालिक, अभी लाया। माली काका प्लेट में आम काट कर ले आए और बच्चों के सामने प्लेट रख दी। बच्चों, आम खाओ। राधिका मोहित की तरफ हैरानी से देखने लगी। मोहित ने प्लेट से आम का टुकड़ा उठाकर राधिका को दिया। दोनों बैठकर आम खाने लगे। विश्वनाथ को आज से पहले कभी ऐसे सुकून का अनुभव नहीं हुआ था। माली काका, इन बच्चों को घर ले जाने के लिए भी आम दे दो, विश्वनाथ ने कहा। माली ने आम देकर बच्चों को विदा कर दिया। जाते हुए बच्चों को देखकर विश्वनाथ हाथ हिलाते रहे और बोले, बच्चों, जब भी समय मिले मुझसे मिलने आते रहना। राधिका, आज तो बच गए।
मार नहीं पड़ी। अभी तक तो यही होता था कि कोई भी हमें चपत लगा देता था, आज तो कमाल ही हो गया। कितने अच्छे वाले दादाजी हैं। मैं यूं ही डर रही थी। बच्चों के चले जाने के बाद विश्वनाथ आराम कुर्सी पर बैठकर मुस्कुरा पड़े। देखते देखते कब 3 बरस बीत गए पता ही नहीं चला। मोहित और राधिका को कॉलोनी के सेक्रेटरी से कहकर विश्वनाथ ने कम्युनिटी हॉल की देख रेख की नौकरी दिलवा दी थी। तब से दोनों मन लगाकर काम कर रहे थे। एक दिन मोहित अपनी शादी का कार्ड देने के लिए आया। दादाजी, मैं राधिका से शादी कर रहा हूँ। आप हम दोनों को आशीर्वाद देने जरूर आइएगा। आपकी बात सेक्रेटरी साहब नहीं टालते हैं। सेक्रेटरी साहब ने हमारी शादी के लिए कम्युनिटी हॉल दे दिया है। यह तो बहुत अच्छा हुआ। सारा इंतजाम कॉलोनी वालों के सहयोग से हो गया है। मैं तुम दोनों बच्चों को आशीर्वाद देने जरूर आऊँगा शादी वाले दिन। विश्वनाथ जब हॉल पहुँचे तो उन्हें देखते ही राधिका और मोहित स्टेज से उतर कर आए और उनके पैर छुए और उन्हें आदर समेत स्टेज पर ले गए। दोनों के सिर पर हाथ रखते ही विश्वनाथ की खुशी से आंखें भर आई। राधिका दुल्हन के रूप में बहुत सुंदर लग रही थी। विश्वनाथ ने नई जिंदगी की शुरुआत के लिए राधिका और मोहित के नाम 50,000 रुपये का चेक उपहार में दिया। विश्वनाथ घर आते हुए सोच रहे थे, पिताजी आप ठीक कहते थे, बांटने से खुशियाँ